जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और ये हमारी इस कोर्स की 5वीं वीडियो है और चैप्टर 2 की तीसरी वीडियो है। अब तक हमने देखा कि पीट ने रेस्टोरेंट शुरू किया अपनी ड्रग मनी को लॉन्डर करने के लिए और उन्होंने पहले प्लेसमेंट की जहाँ पे उन्होंने डिपॉज़िट करना शुरू किया रेस्टोरेंट की मनी को बैंक में, और उसके बाद फिर उन्होंने लेयरिंग की जहाँ पे उन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए मल्टीपल कंपनीज़ में, मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में। और अब फाइनली जो तमाम मनी है वो पीट के अकाउंट में उन होल्डिंग एक कंपनी से वापस अब पीट के पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट हो चुकी है। और ये लास्ट स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग की, जब पीट के अकाउंट में रकम वो आ गई और अब वो पीट उस रकम को यूज़ करता है, उस मनी को यूज़ करता है अपना घर खरीदने के लिए या कोई भी लग्जरियस आइटम खरीदने के लिए, या कहीं पे भी वो इन्वेस्ट करता है वो मनी। तो वो क्या होगी, वो इंटीग्रेट होगी इकोनॉमी में, लेजिटिमेट इकोनॉमी में। जब वो मनी जो डर्टी मनी है, जब वो लॉन्डर होने के बाद जब लेजिटिमेट इकोनॉमी में इंटीग्रेट होती है, यानी कि अब क्योंकि अब उसने तो पीट ने वो घर खरीदा तो वो जो मनी है वो रियल स्टेट एजेंट के पास चलेगी, वहाँ से वो इकोनॉमी में नॉर्मली वो यूज़ होना शुरू हो जाएगी, तो वो इंटीग्रेट हो गई इकोनॉमी में। इसलिए उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। तो और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन लेवल पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेक्ट करना, क्योंकि ऑन पेपर ये सारा कुछ हमें बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है। फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे ऑफशोर होल्डिंग कंपनी ली गई, उसके बाद फिर वहाँ से फॉरेन अकाउंट ने रिसीव किए मैनेजमेंट फीस बिजनेस की, रेस्टोरेंट की, वहाँ से फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की और फिर वहाँ से होल्डिंग अकाउंट से पीट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई। तो अब ये एक प्रॉपर ट्रेल बन चुकी है मनी की, तो इसलिए ये क्लीन लग रही है, नज़र नज़र लेजिटमेट आ रही है। पीट ने अपना घर खरीद लिया और मनी जो है वो इकॉनमी में दाखिल हो गई, इंटीग्रेट हो गई, और इस तरह 3 स्टेजेस जो मनी लॉन्ड्रिंग की हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और पेपर के ऊपर ये मुकम्मल सक्सेसफुल लग रहा है। ये तमाम जो ट्रांजैक्शन है ये सक्सेसफुल हैं, तो क्राइम एक किस्म का कंप्लीट हो गया। अब 3 स्टेजेस यहाँ पे कंप्लीट हुई हैं, जैसे फर्स्ट प्लेसमेंट थी जैसे मैंने शुरू में बताया, और उसके बाद फिर लेयरिंग हुई, मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और फिर इंटीग्रेशन हुई उस रकम की इकॉनमी में। अब अगर एएमएल सिस्टम हमारे अगर इन प्लेस होता, उस बैंक का एएमएल सिस्टम अगर प्रॉपर्ली इन प्लेस होता जहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट किया था, तो एएमएल वाले चेक करते कि अभी न्यूली रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तो उसकी कैसे इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी है कि वो रोज़ के प्रॉफिट जमा करवा रहा है और वो प्रॉफिट को ट्रांजैक्शन उसकी हमेशा जो है वो 10,000 से कम है। तो वहाँ पे एक तो स्ट्रक्चरिंग भी डिटेक्ट हो सकती थी, और इसके अलावा अगर जो एएमएल कंप्लायंस ऑफिसर हैं वो ज़्यादा विजिलेंट होते तो वो ये भी देखते कि प्रॉफिट इतना हो सकता है या नहीं हो सकता। इन चीज़ों को भी नोट करना पड़ता है, तो इसलिए कंप्लायंस ऑफिसर को विजिलेंट रहना पड़ता है इन चीज़ों के लिए कि जो बिज़नेस कस्टमर ने डिक्लेयर किया है क्या उसकी इनकम इतनी है या नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टॉल वाला है और वो कहता है कि उसका जो रोज़ का ट्रांज़ैक्शन है, चलें 10,000 पाकिस्तानी रुपए तो हो सकती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अप टू 100 यूरो या $100 हो सकती है। अब लेकिन अगर वो अब एक स्टार वाला कहे कि उसकी रोज़ की इनकम 2 से 3,000 डॉलर है, तो वो एक समझ में आने वाली बात नहीं है। तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या वाक़ई इतनी अर्निंग हो रही है? तो उसे फिर प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना पड़ता है कि किस तरह का काम वो जो स्टार वाला है वहाँ पे कर रहा है, तो क्या चीज़ हो रही है? तो वो चीज़ें जो हैं वो एएमएल कंप्लायंस ऑफिसर को देखनी पड़ती हैं, क्योंकि चलें ठीक है शुरू में 1-2 ट्रांज़ैक्शन होगी, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली ये ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं और इनका पैटर्न एक स्ट्रक्चरिंग वाला भी है, वहाँ पे भी डिटेक्ट हो सकता था, और दूसरा ये भी कि वाक़ई रेस्टोरेंट क्या उस एरिया में जो बाकी रेस्टोरेंट है वो कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में देखनी पड़ती हैं। तो क्योंकि अगर वो अर्ली एक्ट हुआ होता, एएमएल कंप्लायंस ऑफिसर ने अर्ली एक्ट किया होता, तो ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग ना होती। तो प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा चांसेस है, जहाँ पे स्ट्रक्चरिंग को भी हम देख सकते हैं, और उसके बाद फिर लेयरिंग वाले ट्रांजैक्शन जब पीट के बैंक से दूसरे बैंक में गई, तो वो बैंक वाले जो नेक्स्ट बैंक वाले हैं वो एक प्रॉपर ट्रेल मांगते हैं बैंक से भी और पीट से भी कि हमें अपने रेस्टोरेंट के तमाम जो कंपनी खुली है उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, और अपना और वो उसके साथ साथ वो पीट के ऊपर भी पीट का बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। इसीलिए कंपनी का जो ऑनर होता है, यूबीओ होता है, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसकी ड्यू डिलिजेंस की जाती है, ताकि पता चले कि ये जो कंपनी का ऑनर है वो किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसके पास ये फंड जो रेस्टोरेंट को ओपन करने वाले हैं वो कहाँ से आए हैं। तो अगर बैंक्स या एएमएल कंप्लायंस ऑफिसर इस पे आंखें बंद कर लेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। फिर इंटीग्रेशन लेवल पे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि इसे डिटेक्ट करना ये चीज़ होगी। तो इसलिए बैंक टेलर या मॉनिटरिंग सिस्टम जो है या कंप्लायंस ऑफिसर है उन्हें इस चीज़ पे एक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। जो सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस है
वो हमारे जो कस्टमर सपोर्ट होती है, अगर ऑनलाइन कंपनी है आपकी, या फिर उसके अलावा अगर आपका बैंक है तो वहाँ पे जो बैंक टेलर हैं या जो कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कंप्लायंस ऑफिसर आते हैं। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी ईमेल प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं। थर्ड जो है वो ईमेल प्रोसीजर्स होते हैं, ईमेल कंट्रोल्स होते हैं। तो अब पीट ने क्या किया, उसने मजीद क्राइम किए हैं। पहले उसने एक ड्रग वाला क्राइम किया, उसके बाद अब उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ उसने स्ट्रक्चरिंग की। तो दो क्राइम उसने मजीद किए। इकॉनमी को उसने डिस्टॉर्ट किया। इकॉनमी कैसे ख़राब होती है इससे, ये हम आने वाले चैप्टर में, चैप्टर 3 इसी के मुतालिक है, इकॉनमी कैसे ख़राब होती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग से चले, जिन्हें ड्रग सेल की है या तो वो उनका नुकसान हुआ, या उसके अलावा तो लगता है कि इसके अलावा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कि नॉर्मली मनी उसने अर्न की और वो अब इकोनॉमी में आ गई। तो अब इससे इकोनॉमी कैसे डिस्टार्ट हुई, फिर मार्केट कैसे डैमेज हुई, फिर कंट्री कैसे रिस्क में आई, तो ये सारा कुछ हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो जो अब तक हमने इन दोनों चैप्टर्स में पढ़ा है, प्लेसमेंट, जहाँ पे फर्स्ट टाइम इलीगल कैश को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेयरिंग होती है, जहाँ पे फंड को मल्टीपल अकाउंट्स में, मल्टीपल कंपनीज या मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में मूव किया जाता है ताकि एक लेयर क्रिएट हो। फिर उसके साथ साथ इंटीग्रेशन हमने देखा कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जो इलीगल मनी जब लॉन्डर हो जाती है, मनी जब लॉन्डर हो जाती है तो वो जब इकोनॉमी में इंटीग्रेट करती है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके साथ साथ CTR होती है, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। एक सर्टन थ्रेशोल्ड होता है, 10,000 यूरो या 10,000 डॉलर, मैंने एज एन एग्जांपल US का दिया है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ हो सकता है। तो वो रिपोर्ट जो कंप्लायंस ऑफिसर को, डेडिकेटेड AML ऑफिसर को, FIU को करनी पड़ती है, एक सर्टन थ्रेशोल्ड जब मीट होता है तो उसे करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहा जाता है। ऑफशोर अकाउंट, जो वो टेरिटरी जिसके स्ट्रॉन्ग सीक्रेसी लॉज होते हैं और AML लॉज हैं वो काफ़ी रिलैक्स होते हैं, तो वो ऑफशोर जुरिस्डिक्शंस होती हैं। स्ट्रक्चरिंग, कैश को इस तरह स्प्लिट करना, फॉर एग्जांपल जैसे पीट ने अगर $1,00,000 जमा करवाना है तो वो उसे इस तरह स्प्लिट करे 12-13 ट्रांजैक्शंस में कि 10,000 का थ्रेशोल्ड जो है वो मीट ना हो, तो उसे स्ट्रक्चरिंग कहते हैं, ताकि वो रिपोर्टिंग ना हो, CTR जो करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है। तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में सीखा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछिए, और आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं AML की, और वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं AML के रिलेटेड। थर्ड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्राइम रेट्स को, कैसे वो इंक्रीज़ होते हैं, मार्केट कैसे डिस्टार्ट होती है, इकोनॉमिक डैमेज कैसे होता है। तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।